अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें असल में हमने पिजन और करियोल जो है वो उसका ओरिजिन डिस्कस करना है, ठीक है। उस ओरिजिन से रिलेटेड कुछ थेरीज़ हैं जो कि हमारे पास बेबी टॉक थ्योरी है, उसके बाद नॉटिकल जार्गन थेरीज़ है, एफ्रोजेनेसिस थेरी है, ठीक है, थेरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन है। ये सारी थेरीज़ को जो है वो हमने वन बाय वन जो है डिस्कस करना है और इसका कॉन्सेप्ट लेना है कि इसका रियल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये पिजन और करियोल के बारे में क्या कहता है, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इस लेसन में हम कवर करेंगे। बहुत इजी लेसन है, जस्ट आप लोगों ने गौर से हर चीज़ को सुनना है। अगर तो आप लोगों के पास नोटबुक है तो उस पर नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भूले ना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पिजन और करियोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिजन होता क्या है। पिजन हम कहते हैं कि सम टाइम क्या होता था, अगर हम पास्ट की बात करें, कम्युनिकेशन के लिए कोई एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती थी, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्पीकर जब आपस में बात करते थे तो वो एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ करते थे एक दूसरे की लैंग्वेजेस के, और एक दूसरे का मतलब समझते थे। उन दो डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो एक थर्ड लैंग्वेज बनती थी उसको हम पिजन का नाम दे देते थे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के दो स्पीकर जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके नतीजे में बनने वाली जो थर्ड लैंग्वेज होती है उसको हम पिजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये दो स्पीकर्स आपस में शादी कर लें तो उनके बच्चे इस लैंग्वेज को एज अ मदर टंग जानते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन सब के बारे में उन्हें पता होता है, उन्हें इल्म होता है। तो उस तरह से वो करियोल लैंग्वेज, उसको करियोल लैंग्वेज का नाम दे दिया जाता है, जो कि बच्चे एज अ मदर टंग जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो पिजन और करियोल में ये फ़र्क था कि पिजन के नेटिव स्पीकर्स नहीं होते जबकि करियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि करियोल जो है वो एज अ मदर टंग लैंग्वेज सीखी जाती है या सिखाई जाती है बच्चों को। तो ये पिजन और करियोल का डिफरेंस था। अब इससे रेलेवेंट कुछ थेरीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमने वन बाय वन पढ़नी है। थेरीज़ में क्या कहते हैं कि पिजन और करियोल जो है वो असल में निकले कहाँ से हैं, ठीक है। बहुत सारी थेरीज़ इसके नतीजे में आई हैं। कुछ कहते हैं कि ये डिफरेंट सोर्सेज से आए हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक सिंगल सोर्स से जनरेट हुई है, ठीक है, कुछ कहते हैं कि यूनिवर्सल थेरी से जनरेट हुई है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने वन बाय वन उनको पढ़ना है। अब हम अपना टॉपिक जो है वो 37 स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, जिसमें इंडिपेंडेंट पैरेलल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की गई है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि अगर तो हम ओरिजिन की बात करें तो उसको हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक पॉलीजेनेसिस है, एक मोनोजेनेसिस है और एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। पॉलीजेनेसिस के अकॉर्डिंग इनका मानना था कि जो पिजन और करियोल लैंग्वेजेस है ना, ये डिफरेंट सोर्सेज से आई हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने इसको यूज़ किया और आगे जो है वो फर्दर ये कॉन्सेप्ट निकल आया या जनरेट हो गया, ठीक है। मोनोजेनेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये एक सिंगल सोर्स से निकला है। अब आप लोग उसकी एग्जांपल इस तरह से रख सकते हैं कि अफ्रीका में क्या किया जाता था कि स्लेव्स जो हैं वो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी, ठीक है, उन्हें बेचा जाता था स्लेव्स को। तो अब स्लेव्स की लैंग्वेज कुछ और होती थी, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो क्या किया जाता था, पिजन बनाए जाते थे, ठीक है। उनका मतलब समझने के लिए अपनी लैंग्वेज को वो मदर टंग को यूज़ करते थे और उनकी ग़ुलामों की लैंग्वेज को यूज़ करके जो है वो उनको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के थ्रू जो है वो उनसे कम्युनिकेशन करते थे। तो इस तरह उनका मानना था कि सिंगल सोर्स से आया है। अब यूनिवर्सल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या है, अब इनका मानना ये है कि पिजन और करियोल जो है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम अ यूनिवर्सल स्ट्रेटजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो अब वन बाय वन जो है वो हमने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो फर्दर आगे डील करना है कि इसमें क्या बताया गया। पहले उन्होंने पॉलीजेनेटिक का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि पिजन और करियोल जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डेवलप हुए हैं। किस तरह से? फ्रॉम डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो ये यूज़ की जाती है, डिफरेंट कंट्रीज से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। उसके बाद उनका मानना था कि कुछ सिमिलैरिटीज़ थी ड्यू टू शेयर्ड सर्कमस्टांसिस ऑफ ओरिजिन। अब शेयर्ड सर्कमस्टांसिस कौन से हैं? जैसे कि ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए कम्युनिकेशन की जाती थी, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत वगैरह। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सुपर स्टेट लैंग्वेज की वजह से भी जो है वो सर्कमस्टांसिस, शेयर सर्कमस्टांसिस पैदा हुए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल रख लें हम, तो वो एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसके लिए भी जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती थी, ठीक है। यहाँ बताया गया कि ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बल्कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फ्रेंच है, डच है, उसके अलावा इटालियन है, जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सुपर स्टेट लैंग्वेज, सुपर स्टेट कहते हैं जो मोर प्रेस्टिजियस या मोर डोमिनेटेड लैंग्वेज, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि अदर सुपर स्टेट बिलोंग टू द सेम लैंग्वेज फैमिली। अगर बाकी भी फेमस लैंग्वेजेस हैं तो वो भी सेम लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो उनमें कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? फ्रेंच, डच, उसके बाद इटालियन, इंग्लिश, जर्मैनिक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारी सेम इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने कहा इसका ओरिजिन तो सेम ही है, ठीक है। तो उस लिहाज से सेम हुआ। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस फॉर एनी लैंग्वेज आर द सेम, कि किसी लैंग्वेज को जो है वो अगर सिंप्लीफाई किया जाता था तो वो भी सेम होता था। उसके अलावा शेयर्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि कम्युनिकेशन के लिए शेयर सबस्ट्रेट जो उस ओरिजिन की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। बाद में वो लैंग्वेज जो है वो सबस्ट्रेट हम कहते हैं कि लेस पावरफुल हो जाती है और उसकी जगह नई लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो शेयर्ड सर्कमस्टांसिस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीजेनेटिक थ्योरी थी, जिनका मानना ये था कि पिजन एक सिंगल सोर्स से डेवलप नहीं हुए बल्कि वेरियस सोर्सेज से जो है वो डेवलप हुए हैं, यानी कि इसको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में यूज़ किया गया है और उसके नतीजे में पिजन और क्रियोल बना है, ठीक है। तो आप लोगों को पॉलीजेनेटिक का अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो आप लोग इनमें से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। इन योर ओन वर्ड्स भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास अपने तरीके से लिखें। अब हमारे पास टॉपिक 38 आ जाता है, जिसमें हमने नॉटिकल जार्गन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। हम नॉटिकल जार्गन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेने से पहले हम देखते हैं कि नॉटिकल का क्या मतलब होता है और जार्गन का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट जो है फर्दर आगे पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर तो नॉटिकल की बात की जाए तो ये सी पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, जैसे कि शिप, सेलर, ये सारी चीज़ों से जो है वो नॉटिकल निकला है। ये आप लोग कह सकते हैं कि शिप की कंस्ट्रक्शन को, इसको डिज़ाइन करने में जो चीज़ें शिप के लिए यूज़ की जाती हैं वो सारी नॉटिकल में आती हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं नॉटिकल की बात करूं तो ये रेफ़र करता है उन चीज़ों से जो कि रिलेट करती हैं शिप से, सेलर से ऑन द सी। उसके अलावा शिप की कंस्ट्रक्शन में, उसको डिज़ाइन करने में, उसको उसकी इक्विपमेंट्स में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी ही चीज़ें जो नॉटिकल में आती हैं, ठीक है। अगर तो हम जार्गन की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि पार्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ की जाती है, ठीक है। किस तरह से? पार्टिकुलर सिचुएशन आप कह सकते हैं ट्रेडिंग, बिजनेस, इन सब में जो है वो जार्गन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब जार्गन लैंग्वेज में क्या होता है कि किसी फील्ड के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो उनके कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनसे वो एक दूसरे से बात करें तो उन्हें तो समझ आ रही होती है, लेकिन जो सामने वाला होता है जिसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता उन्हें समझ नहीं आ रही होती। तो इसी तरह हर फील्ड के कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि उस फील्ड का जार्गन होते हैं या जार्गन लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जार्गन कहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को नॉटिकल और जार्गन का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि ये डेवलप हुआ था एज अ लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका किसे कहते हैं? एज अ कॉमन लैंग्वेज, जो कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल लें, वो एज अ कॉमन लैंग्वेज एज अ लिंग्वा फ्रैंका यूज़ की जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ नॉटिकल जार्गन नोटेड बाय द अमेरिकन लिंग्विस्ट जॉन रैंके इन 1938। यह आप लोगों ने याद करना है एज अ क्विज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आ सकता है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नॉटिकल जार्गन थ्योरी का मैं आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर दूं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इनके अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो है वो बताती है कि पिजन और क्रियोल डेवलप हुए थे स्पेशलाइज्ड जार्गन की वजह से, ठीक है, जो कि सेलर्स और बाकी वर्कर्स जो थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। सेलर्स और बाकी वर्कर्स जो हैं वो यूज़ करते थे, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन शिप वर्क के दौरान क्या होता था कि वो वर्कर्स जो थे वो अपनी लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग होती थी और जिस बंदे से वो बात कर रहे होते थे या जो न्यू लैंग्वेज होती थी, उन दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर जो एक नई लैंग्वेज बना लेते थे, ठीक है, उसको नॉटिकल जार्गन थ्योरी से रेफ़र किया। वो कहते थे कि पिजन और क्रियोल का कॉन्सेप्ट जो है वो नॉटिकल जार्गन थ्योरी से ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया कि शिप्स हैड क्रूज़ फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़। क्रूज़ हम कहते हैं कि जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से थे, ठीक है। तो उनसे बातचीत करने के लिए कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो उस दौरान पिजन पैदा हो गया। उसके बाद डेवलप्ड फ्रॉम अ शिप बोर्ड लिंग्वा फ्रैंका। शिप बोर्ड लिंग्वा फ्रैंका क्या था कि जो शिप पर डिफरेंट वर्कर्स जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, कॉमन लैंग्वेज, उसको हम शिप बोर्ड लिंग्वा फ्रैंका कह सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि जो लिंग्वा फ्रैंका है नोट अ पिजनाइज्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्रेंच एरिया में हैं तो ये फ्रेंच की पिजन लैंग्वेज नहीं हो सकती, बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग राउट्स से गुजर कर जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी वो यूज़ की जाती थी, कोई एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है।
फ्रेंच हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज हो सकती है, इटालियन लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वाज पास्ड ऑन टू द एशियन एंड अफ्रीकन द सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद, यानी कि इनके साथ कॉन्टैक्ट के दौरान जब वो ये लैंग्वेज पास होती थी तो इस तरह से डिफरेंट पिजन्स बने थे। अब उन्होंने इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ये कंसिस्ट करता है कोर वोकेबलरी ऑफ नॉटिकल आइटम्स एंड अ सिंप्लीफाइड ग्रामर, कि उसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड थी, उसके अलावा उसकी वोकेबलरी। अब उन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि हिविम फॉर हैव, उसके बाद हैप्साइड फॉर कैप्साइज, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब इसके एविडेंस जो है वो अगेंस्ट दिस थेरी क्या था कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे थे जो कहते थे कि इस थेरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे थ्योरिस्ट जो इस थेरी पर बिलीव नहीं रखते, इस थेरी पर बिलीव नहीं रखते, उनका मानना ये था कि नॉटिकल जार्गन थेरी में महज ये चंद वर्ड्स का होना काफ़ी नहीं है, तो ये एविडेंस काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इस थेरी को जब रिजेक्ट कर दिया था। बट ये हमारे पास नॉटिकल जार्गन थेरी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि शिप के दौरान वर्कर्स जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, तो उस दौरान जो पिजन बनता था, इनका मानना ये था कि पिजन और करियोल का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकला था, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यूरोपियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? फ्रेंच लैंग्वेज आ जाती है, इटालियन लैंग्वेज आ जाती है, जर्मन लैंग्वेज आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि अब टॉपिक 39 देख लेते हैं, जिसमें हमने मोनोजेनेसिस थ्योरी पढ़ना है, एफ्रोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉलीजेनेसिस और मोनोजेनेसिस थ्योरी जो है उन दोनों का कंपैरिजन किया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या था, पॉलीजेनेसिस थ्योरी है, इनका मानना क्या था कि डिफरेंट सोर्सेज से आया। पिजन एंड क्रियोल आर यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड, तो अगर तो ये यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड है तो इट मीन्स फ्रेंच से भी निकला है, जर्मन से भी निकला है, इटली से निकला है, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो उन कंट्रीज से निकल सकती हैं पिजन एंड क्रियोल के तौर पर। अब मोनोजेनेसिस थ्योरी का आप लोगों को पता है कि इनका मानना है कि एक सिंगल सोर्स से निकला है, ठीक है। तो मोनोजेनेसिस थ्योरी में वन ऑफ द मोनोजेनेसिस थ्योरी इज एफ्रोजेनेसिस हाइपोथेसिस। अब एफ्रोजेनेसिस थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी एमसी वॉटर ने 1995, ठीक है। ये उनका कहना था कि मोनोजेनेटिक है, यानी कि सिंगल सोर्स से परसीव हुआ है, ठीक है। अब सिंगल सोर्स की बात की जाए अगर एफ्रोजेनेसिस की, तो ये असल में हमें अफ्रीका की हिस्ट्री बताता है, ठीक है। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी? फ्रेंच, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद इन्होंने क्या किया था कि शुगर प्लांटेशन का काम शुरू किया था, जिसमें इन लोगों को जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो इन सब में इन्होंने क्या किया कि अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को ये तो गुलाम समझते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर कॉम्प्लेक्शन, उनके काले रंग की वजह से। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अफ्रीकन्स को ग़ुलाम बनाया, इनफैक्ट कुछ को इन्होंने किडनैप किया, ठीक है। और उन सब को यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनके फोर्ट्स बनाए गए, उनके किले बनाए गए, ठीक है, और उनसे काम लिया गया। तो उनके साथ कम्युनिकेशन के दौरान क्या हुआ था कि ये उनकी लैंग्वेज को और अपनी लैंग्वेज को मिलाकर उसको सिंप्लीफाई करते थे, और उस दौरान एक पिजन बनता था, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि स्लेव ट्रेड एज द ओरिजिन के तौर पर उन्होंने स्लेव ट्रेड की एग्जांपल ली है, और उसमें उन्होंने बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच स्लेव फोर्ट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस की ज़रूरत थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पिजन्स बने, ठीक है, आर द बेसिस ऑफ मोस्ट पिजन्स। उसके बाद एविडेंस की बात की गई है फॉर द हाइपोथेसिस। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वो भी एक तरह से एक मल्टीलिंगुअल कंट्री ही समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक लैंग्वेज नहीं बोली जाती बल्कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया था। अगर तो हम इसका एविडेंस देखें तो इनका अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेनिश की अगर बात करें तो स्पेनिश बेस्ड क्रियोल नहीं है पिजन में। तो इसमें उन्होंने एविडेंस के तौर पर स्पेनिश बेस्ड क्रियोल की बात की है कि ये न्यू वर्ड या न्यू पिजन जो है वो उसमें ऐड नहीं है, ठीक है। स्पेन डिड नॉट हैव लार्ज स्लेव फोर्ट, इन्होंने कोई ज़्यादा स्लेव फोर्ट नहीं बनाए थे, एंड सेटलमेंट इन अफ्रीका, इन्होंने कोई वहाँ पर अफ्रीका में जो है वो आप कह सकते हैं तिजारत नहीं की थी गुलामों की, ठीक है। डिड नॉट यूज़ लेबर बेस्ड कल्टिवेशन सिस्टम, और वो जो शुगर प्लांटेशन का काम था वो भी इन्होंने बाद में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास एफ्रोजेनेसिस हाइपोथेसिस का था, जो कि मोनोजेनेसिस थ्योरी कहलाती है, ठीक है। जो वर्ड आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेबी टाक थ्योरी। अब अगर हम बेबी टाक थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वालिदैन क्या करते हैं कि उनके साथ
एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी कि लैंग्वेज की छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं जो इजी फॉर्म्स होती हैं, जहाँ से बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि अच्छा बाबा ये कह रहे हैं, मामा ये कह रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बच्चों के साथ बोली जाती है। इसको तो बेबी टॉक थ्योरी कहते हैं। अब इन्होंने बेबी टॉक थ्योरी को जो है वो पिजन और करियोल के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक किया है, और उन्होंने बताया है कि वो भी कुछ हद तक जो है वो मिलती जुलती है बेबी टॉक थ्योरी से। किस तरह से कि बेबी टॉक थ्योरी में भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाता है, सेम इसी तरह पिजन और करियोल जो है इस कॉन्सेप्ट में भी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके एक लैंग्वेज बोली जाती है। अगर बेबी टॉक थ्योरी की बात करें तो पेरेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके एक थर्ड लैंग्वेज बना देते हैं जो कि बच्चों को समझ आ जाती है। इसी तरह पिजन करियोल का कॉन्सेप्ट में भी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके एक थर्ड लैंग्वेज बना के कम्युनिकेशन की जाती है। फ़र्क क्या आ जाता है कि जो पिजन और करियोल का कॉन्सेप्ट है उसमें लैंग्वेज को इंटेंशनली चेंज किया जाता है, जबकि बेबी टॉक थ्योरी में इंटेंशनली ऐसा नहीं होता। वो तो बच्चे तो ऑलरेडी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, ठीक है, तो वो तो एक प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें कोई इंटेंशनल वे से जो है वो लैंग्वेज को चेंज नहीं किया जाता, जस्ट ये फ़र्क है, ठीक है। अब उन्होंने ओरिजिन में बताया कि प्रपोज किया था 1876 में बाय चार्ल्स लीलैंड, और ये कंसीड की जाती है अर्लीस्ट पिजन जनरेशनल थ्योरी, ठीक है, अर्लीस्ट पिजन जनरेशन थ्योरी। उसके अलावा इस बेबी टॉक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कंपेयर किया गया है पिजन स्पीकर्स को यंग चिल्ड्रंस के साथ जो कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसका रैशनल देख लेते हैं, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं बिटवीन अर्ली स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एंड सर्टेन पिजन। यूज़ ऑफ ए हाई प्रपोर्शन ऑफ कंटेंट वर्ड जिनका कोई ख़ास मीनिंग होता है और जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि टेबल, एप्पल, हंग्री, उसके अलावा लैम्प, ये सारे वर्ड्स जो है वो कंटेंट वर्ड्स में आ जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स जो कि एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज अ वर्ब एंड एज अ एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं, उनमें कमी कर दी जाती है। उसके अलावा लैक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज, जो सेंटेंस में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसमें कमी कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो आई हंग्री बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉज हंग्री या आई एम हंग्री, ठीक है, तो वो कहते हैं जस्ट आई हंग्री। तो सेम एज इट इज़ पिजन और करियोल के कॉन्सेप्ट में भी ऐसे ही सिंप्लीफाई किया जाता है ना लैंग्वेज को। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, के प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो भी डिफरेंट वे से बच्चों को बताई जाती है, और सेम एज इट इज़ पिजन और करियोल के कॉन्सेप्ट में भी होता है। उसके बाद यूज़ ऑफ ए बेबी टॉक में क्या बताया गया कि द सबऑर्डिनेट क्लास परसीव्ड एज अनएबल टू मास्टर द डोमिनेंट क्लास लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहेंगे हम? स्लेव्स ऑन शुगर प्लांटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देयर स्लेव मास्टर जो कि यूरोपियन है ज़्यादा, उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो ये समझते हैं कि स्लेव्स जो है वो मेंटली डेफिशिएंट है, ठीक है, और वो सही से लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इसलिए वो उनके लिए लैंग्वेज को बड़ा सिंप्लीफाइड बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मास्टर्स ट्राई टू इमिशिएट देयर सर्वेंट्स इनकरेक्ट स्पीच पैटर्न, तो वो सिंप्लीफाई बनाते हैं इन सम वे ऑफ इनकरेक्ट स्पीच पैटर्न, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेबी टॉक थ्योरी में इंटेंशनली नहीं ऐसा होता, जबकि पिजन और करियोल के कॉन्सेप्ट में क्या इट्स हैपन इंटेंशनली। उसके अलावा यूज़ ऑफ बेबी टॉक में दोबारा से बताया गया कि डिप्राइव द लर्नर्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द करेक्ट मॉडल। अब डिप्राइव किसे कहते हैं? हम महरूम कर दिया जाता है लर्नर्स को कि वो करेक्ट मॉडल सीख सकें पिजन और करियोल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इनका ओनली ऑप्शन क्या है कि बेबी टॉक पिजन सीखें। उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रोवाइड पिजन विद देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड लेक्सिकन, इस तरह से वो बेसिक स्ट्रक्चर्स और लेक्सिकन्स भी सीख लेंगे, ठीक है। अब इसका एविडेंस जो अगेंस्ट दिस थ्योरी है वो क्या है कि इसको ज़्यादातर नॉन यूरोपियन जो है वो यूज़ करते हैं रेदर देन यूरोपियन, ठीक है। तो ये उन्होंने इसका एक बताया है जिसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी बताई गई है। आई होप सो कि आप लोगों को बेबी टॉक थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। बार बार कह रही हूँ कि जो चीज़ रह जाती है या नहीं बताई जाती है, आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन और जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सल थ्योरी है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जो कि थोड़ा छोटा होगा, इससे कदरे छोटा होगा, ताकि ये लेक्चर इतना लंबा ना हो कि स्टूडेंट्स बोर हो जाएं। तो आप लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा ताकि आप लोगों को वहाँ से बाकी दो कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली समझ आ जाएँ। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और आगे फर्दर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।